जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी का हम एनालिसिस करा ही रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो आज से हम क्या करेंगे, वो पर डे की तीनों शिफ्टों की सिर्फ एक ही वीडियो लाएंगे और एक ही वीडियो में 3 शिफ्टों का एक साथ एनालिसिस मिल जाए तो बताइए साथियों, इससे अच्छा ही क्या होगा। बार बार वीडियो देखो तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें भी अपना रिवीजन करना होता है। तो एक वीडियो छोटी वीडियो ही रहेगी जिसमें क्वेश्चन पर ही चर्चा होगी और 100% रियल क्वेश्चन लेकर आएंगे। कोई जे खामखा के लोग जो करा रहे हैं, कहाँ कहाँ से बेफिजूल के क्वेश्चन लेके आते हैं, तो उनसे बचें साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जितने भी अभी एग्ज़ाम होने सभी का एनालिसिस कराएंगे। तो चलो साथियों, चलते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो आज 11 अगस्त की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहली शिफ्ट में आया था आज कि उदय योजना क्या आई थी। उदय योजना की फुल फॉर्म पूछी थी। उदय योजना की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उदय योजना की फुल फॉर्म उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। क्या है? उदय योजना की फुल फॉर्म पूछी थी, तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत में जो बिजली का वितरण कंपनियां हैं, जिसको डिस्कॉम बोलते हैं, कि वित्तीय स्थिति और परिचालन दक्षता में सुधार लाना। और उदय का उद्देश्य, उदय मतलब योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए स्थायी बिजली वितरण और विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित कराना है। तो ये तो क्या है, उदय योजना की योजना हो गई, और उसका उद्देश्य भी आपने देख लिया होगा क्या है, उपभोक्ताओं के स्थायी बिजली वितरण और विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित कराना है। अगर इसकी पूछे कि उदय योजना कब आई थी, तो ये कब आई थी? नवंबर में आई थी। ये 5 नवंबर के आसपास, 5 नवंबर 2015 में आई थी। उदय योजना 5 नवंबर 2015 में आई थी, बिजली सुधार के लिए थी ये योजना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक पुस्तक है ये, उसका नाम है AI। क्या है? AI ऑन ट्रायल। क्या है? AI ऑन ट्रायल जो पुस्तक है 2025 में किसके द्वारा लिखी गई? ये 2025 की पुस्तक है। आप पुस्तकों को भी देखे हैं, और करंट अफेयर के साथियों क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, आप देखेंगे। तो ये पुस्तक है कि AI ऑन ट्रायल। AI ऑन ट्रायल किसकी पुस्तक है? तो माननीय राज्यसभा सदस्य हैं ये। क्या है? राज्यसभा के सदस्य हैं। इनका नाम है सुजीत कुमार। तो इस सुजीत कुमार के द्वारा पुस्तक लिखी गई है AI ऑन ट्रायल के विमोचन के अवसर पर उपराष्ट्रपति के संबोधन का मूल पाठ अंश। आप सभी को शुभ संध्या। तो ये क्या है, जे उपराष्ट्रपति ने इसका विमोचन किया था, और ये सुजीत कुमार जी क्या है, एक सांसद हैं। सुजीत कुमार राज्यसभा के सांसद हैं। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी AI ऑन ट्रायल, 2025 की है। तो साथियों, फेमस पुस्तक जो भी करंट अफेयर की हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए करंट में, क्योंकि करंट का बहुत इसमें रोल रह रहा है साथियों। वैसे आपने देखा होगा साइंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ना, हर बार आपने देखा होगा, आरआरबी एनटीपीसी हो चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, साइंस बहुत पूछी जाती, पर इस बार कुछ नहीं मिला देखने को। साइंस में बहुत ही नॉर्मल 1-2 क्वेश्चन ही मिले। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई है, किसने की? तो इसमें कोई बता रहा था कि कब हुई ये पूछा है, या कोई बता रहा था कि किसने, वो मतलब किसने करी, या ये बता रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन था। अब जो भी क्वेश्चन था, चलो इसमें देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं इसमें क्वेश्चन। तो क्रिप्स मिशन के साथ ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन हासिल करने में अंग्रेज़ों के विफल होने के बाद, क्या है, जब अंग्रेज क्रिप्स मिशन लेके आए थे, तो उसमें क्या है, भारतीय वो समर्थन हासिल करने के बाद अंग्रेज क्या हो गए, इसमें विफल हो गए थे। तो गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का क्या है, उन्होंने नारा दिया था। पूछता है क्वेश्चन कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी ने। और कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, करो या मरो। और वायसराय इस समय पूछ लेता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में महात्मा गांधी लेकर आए थे, तो उस समय वायसराय कौन था? तो साथियों, वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। देख लो आप, नाम इसको क्लियर है, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इस आंदोलन को 1857 के बाद से अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह माना गया है। मतलब जो 1857 की क्रांति हुई है, उसके बाद सबसे गंभीर क्या है आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने देख लिया हो कितने क्वेश्चन बने हैं भारत छोड़ो आंदोलन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसे अंडर वाटर गोस्ट किया गया। तो अंडर वाटर गोस्ट क्या है? अंडर वाटर गोस्ट का मतलब है कि जो जल के अंदर पर्यटन क्षेत्र होता है, मतलब घूमने वाली जगह होती है, जल के अंदर बना देते हैं दर्शकों के लिए। तो इसका वाटर अंडर गोस्ट का मतलब होता है वानुअत में दुनिया का एकमात्र पानी के नीचे का डाकघर है। क्या है? पानी के नीचे एक डाकघर या घर टाइप का बना देते हैं। उसी में क्या है, मछली फछली दृश्य के लिए बहुत अच्छा सुंदर दृश्य बना देते हैं, जिसको लोग देखने जाते हैं। तो जो हिडवे द्वीप के तट पर स्थित है, कहाँ पर है? हिडवे द्वीप के तट पर स्थित है। और यह डाकघर समुद्र तल से 3 मीटर नीचे है। कितना है? समुद्र तल है ना, जैसे हमारे समुद्र है, समुद्र से 3 मीटर नीचे ही है, मात्र, ज़्यादा नीचे नहीं है। उसकी जो छत होगी जो 3 मीटर की होगी, 3 मीटर नीचे ही होगी और नीचे बना होगा वो। तो पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण है। तो लोकप्रिय आकर्षक है, ये देखने जाते हैं लोग। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2025 का, करंट अफेयर का है। 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? तो 2025 को 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो ये 4 से 15 मई 2025 तक सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण बिहार में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये बिहार में आयोजित किया गया था 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम। और कब हुए थे? मई में हुए थे 2025 में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इतिहास का क्वेश्चन है ये, कि रामकृष्ण मिशन क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897। कब? 1897 में स्वामी विवेकानंद ने उत्तरी कोलकाता में बलराम बसु के घर पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? स्वामी विवेकानंद ने की थी। और कब की थी? 1897 में की थी। और कहाँ पर की थी? ये कोलकाता में की थी और बलराम बसु के घर पर की थी। तो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन? काफ़ी क्वेश्चन बने। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से कोई क्वेश्चन होगा, स्थापना पूछी थी, डेट पूछी थी वैसे, तो 1 मई 1897 ठीक रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? दिल्ली में विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की एक सदनीय विधायी निकाय है और इस विधानसभा में कुल 70 विधायक सदस्य हैं। मतलब कितनी सीट है? 70 सीट। तो 70 विधायक या 70 सीटें हैं दिल्ली की विधानसभा में, क्योंकि दिल्ली भी एक राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश या नई राजधानी मान लो, पर उसमें भी अपनी एक विधानसभा है, उसमें जो 70 विधायक रहते हैं दिल्ली के ही। तो दिल्ली विधानसभा की बैठक पुराना सचिवालय भवन में होती है। कहाँ पर होती है इसकी बैठक? पुराने सचिवालय में होती है इसकी बैठक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली का भी साथ ही एक अपना हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो है ही है भारत का दिल्ली में, पर एक दिल्ली का खुद का भी अपना हाई कोर्ट है। जैसे हर राज्य के होते हैं लगभग, हर राज्य के तो नहीं, हर राज्य के नहीं है, पर 25 हैं हाई कोर्ट। तो अपना दिल्ली का भी एक हाई कोर्ट है। तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ मद्रास बैंक की स्थापना कब हुई थी? चलो बैंक ऑफ मद्रास की सारी डिटेल देखते हैं। तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे के साथ ब्रिटिश भारत के 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक है। क्या है? ये 3 बैंक थी, मद्रास थी एक, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे। ये तीनों बैंकों में से एक, ये 3 प्रेसिडेंस बैंक थी, तो उसी में से एक बैंक थी। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1843 को कई मौजूदा क्षेत्रीय बैंकों के विलय से हुई। मतलब छोटी छोटी कंपनियों से मिलकर हुई थी। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 जुलाई 1843 को हुई थी। और इसका मुख्यालय मद्रास यानी कि जो अब चेन्नई है वहाँ पर था ये। और 1921 में इसे अन्य प्रेसिडेंशियल बैंकों के साथ मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो मद्रास जो बैंक है, बैंक ऑफ मद्रास, इसका विलय भी हो गया। तो कई बैंकों के साथ मिलकर इसका विलय किस में हो गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में 1921 में हो गया इसका विलय। जो बाद में क्या है, भारतीय स्टेट बैंक बनी। जो भारतीय स्टेट बैंक में जो विलय हुआ है इसका हो गया था बैंक ऑफ मद्रास का 1921 में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में? तो भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार
जो हैं भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार झारखंड राज्य में। कहाँ पर है? झारखंड राज्य में है। तो इसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्थान पर आते हैं। पहले नंबर पर झारखंड है और सेकंड नंबर पर उड़ीसा है और थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़ में कोयला सबसे ज़्यादा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, साइंस का क्वेश्चन है ये, कि पाचन से संबंधित क्या आया था कि पाचन क्रिया से संबंधित मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है। तो मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है पाचन से संबंधित। तो पाचन से संबंधित मस्तिष्क के कई भाग शामिल होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस और मस्तिष्क पुंज क्या है? हाइपोथैलेमस और मस्तिष्क पुंज यानी कि मेडुला ऑब्लोगेटा ये काम करते हैं मस्तिष्क के उसके पाचन की क्रिया में। मस्तिष्क के भाग हैं पाचन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। और हाइपोथैलेमस भूख प्यास को नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? भूख को और प्यास को क्या करता है? नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। और जबकि मस्तिष्क पुंज पाचन तंत्र की गति और स्राव को नियंत्रित करता है। क्या करता है? मस्तिष्क पुंज है जो मेडुला ऑब्लोगेटा पाचन तंत्र की गति को और स्राव को क्या करता है? नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का। कंप्यूटर के आप देख रहे होंगे साथी, दो क्वेश्चन तो लगभग बन ही रहे हैं हर शिफ्ट में, कि लेन होती है, लेन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो लेन की पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं क्या होती है। लोकल एरिया नेटवर्क। लेन होती है, वैन होती है, क्या ही होते हैं ना, तो नेटवर्क होते हैं। लेन लोकल एरिया नेटवर्क का मुख्य कार्य क्या होता है? एक सीमित क्षेत्र में स्थित उपकरणों को जोड़ना ताकि वे डेटा और संसाधन और सेवाएं साझा कर सकें। तो लेन का कार्य ये होता है कि एक सीमित क्षेत्र में स्थित जो भी उपकरण होते हैं उनको जोड़ना, यानी कि डेटा और संसाधन सेवाओं को क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेन वेन ये सब आप नेटवर्क के ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो साथियों फर्स्ट शिफ्ट में इतने क्वेश्चन मिले थे हमें, फर्स्ट शिफ्ट के जीएस के। तो चलो अब सेकंड शिफ्ट की तरफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आज की हम 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड शिफ्ट में आया था पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया था एक, कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसमें ऑप्शन में था औद्योगिकीकरण। क्या था ऑप्शन में? औद्योगिकीकरण था। तो चलो देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण, मतलब उद्योग में अपना भारत को आगे ले जाना, वही था दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। और विशेष रूप से भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना। और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल किस पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पूछते हैं ना क्वेश्चन आता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और जो भारत की परिस्थितियों के अनुरूप एक योजना मॉडल था। तो साथियों पंचवर्षीय योजना को आप रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द्वीप से संबंधित, कि लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा द्वीप स्थित है। तो लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप स्थित है और यह है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण का द्वीप है ये नीचे वाला। तो मिनिकॉय इसका नाम है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये द्वीपों से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का दूसरा क्वेश्चन होगा सेकंड शिफ्ट में, कि कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। ऑप्शन में दे रखी हैं, 4 ऑप्शन थे, उसमें आउटपुट डिवाइस पूछी थी और 3 ऑप्शन में इनपुट डिवाइस थी। तो देखते हैं चलो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। तो कंप्यूटर के कई आउटपुट डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को उपयोगकर्ता के दृश्य, श्रव्य या भौतिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। और कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइस हैं जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर और हेडफोन और प्लॉटर। तो साथियों आउटपुट और इनपुट मैं आपको बताऊंगा। आउटपुट क्या होता है? जो हमको कुछ दे मतलब या तो हमें देखने को कुछ मिले या सुनने को कुछ मिले या भौतिक रूप से, मतलब भौतिक रूप से प्रैक्टिकल रूप से हमें कुछ मिल जाए। जैसे हार्ड कॉपी देखी होगी, प्लॉटर क्या करते हैं? हमें हार्ड कॉपी निकाल कर उस पर प्रिंट कलर करके देते हैं। हेडफोन हमें आवाज़ देता है, स्पीकर हमारी आवाज़ सुनता है, वो मतलब स्पीकर क्या करता है? आवाज़ सुनता नहीं है, सॉरी, स्पीकर आवाज़ देता है। और प्रिंटर भी देता है हमें कुछ, मॉनिटर भी क्या है हमें स्क्रीन से कुछ ना कुछ डाटा हमें देता है। तो ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं हमारे?
इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो हमसे कंप्यूटर कुछ लेता है, जैसे वो स्कैनर देखा होगा आपने, स्कैनर QR कोड लेता है ना, वही। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउटपुट इनपुट आप अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जनसंख्या से संबंधित। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। तो भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा है। क्या पूछा है? जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य। तो भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य घनत्व में पश्चिम बंगाल है। और 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या है? 1 किलोमीटर के अंदर क्या है? 1029 लोग हैं। और जबकि बिहार फर्स्ट नंबर पर है, और बिहार का कितना है? 11,006 लोग। 11,006 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर आते हैं, जो पहले स्थान पर है। तो फर्स्ट स्थान पर कौन है जनसंख्या घनत्व में? भारत में फर्स्ट नंबर पर बिहार है, और सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल है। सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। आप देखेंगे, आपको 2011 की जनगणना को एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, जो भी साथी पेपर देने जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नाबार्ड से संबंधित था, कि नाबार्ड का उद्देश्य क्या होता है? तो नाबार्ड का उद्देश्य, तो उसमें ऑप्शन थे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि या अन्य संबंधित गतिविधियों को विकास में को बढ़ावा देना, इससे संबंधित कोई ऑप्शन था उसमें। तो पहले नाबार्ड की हम फुल फॉर्म देखते हैं कि नाबार्ड बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होती है नाबार्ड की फुल फॉर्म? कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर स्थापना की पूछी जाए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य, नाबार्ड का क्या है मुख्य उद्देश्य? ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों को विकास को बढ़ावा देना। यानी कि आपने देखा हो गांव में क्या करता है, बैंक लोन देता है किन के लिए? जो कृषि करते हैं उनके लिए, किसानों के लिए क्या करता है? लोन देता है। और जो भी कृषि से संबंधित योजना होती है उनके लिए क्या करता है? नाबार्ड लेकर आता है, और इसके लिए ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ऋण और वित्तीय सहायता क्या करता है? नाबार्ड प्रदान करता है किसानों के लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हेमा मालिनी से संबंधित। किससे आया था? कि हेमा मालिनी सांसद कब बनी थी? तो हेमा मालिनी क्या है? मथुरा से बनी है, फिर से दोबारा सांसद बनी है मथुरा से, फिर दोबारा भाजपा प्रत्याशी है। और अभिनेत्री ये क्या तीसरी बार बनी है, ये तीसरी बार सांसद बनी है हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी से क्वेश्चन था सांसद से संबंधित। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्या है? करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सीमेंट का, किसका आया था? कि सीमेंट में क्या है? सीमेंट में प्रयुक्त घटक कौन कौन से होते हैं, मतलब सीमेंट में क्या क्या होता है? तो सीमेंट में मुख्य रूप से क्या होता है? चूना पत्थर होता है, और चिकनी मिट्टी होती है, और जिप्सम होता है, और अन्य पूरक सामग्री जैसे कि फ्लाइसेस या स्लैग का उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर कैल्शियम का स्रोत है, और जबकि चिकनी मिट्टी क्या है? सिलिका और एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड प्रदान करती है। क्या करती है? चूना कैल्शियम का स्रोत है, और चिकनी मिट्टी सिलिका, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड क्या करती हैं? उसमें होती हैं। और जिप्सम सीमेंट के सेटिंग समय को नियंत्रित करती है। क्या करती है? जो जिप्सम होती है ना, कि कब जमनी है सीमेंट, कितनी देर में जमती है, वो काम करती है जिप्सम सीमेंट को। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था शीतकालीन। क्या था? शीतकालीन गेम्स से संबंधित था, कि शीतकालीन गेम्स कहाँ पर हुए। तो 2025 के खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2025 के 2 प्रमुख स्थान, एक लेह में हुए थे और एक गुलमर्ग यानी कि जम्मू कश्मीर में हुए थे। मतलब शीतकालीन खेल जो गेम्स हुए हैं वे कहाँ पर हुए? लद्दाख में और गुलमर्ग में। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पड़ेगा और लेह पड़ेगा लद्दाख में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप देख रहे होंगे करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया करंट अफेयर का, कि बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक 2025 की बैठक कहाँ हुई? तो बिम्स्टेक 2025 की बैठक क्या है? भारत द्वारा अहमदाबाद गुजरात में आयोजित बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 को, जिसमें बंगाल, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड के युवा नेताओं को एक मंच पर लाया जाएगा। हाँ, लाया जाएगा नहीं, लाया गया। इसमें कहाँ के थे?
बांग्लादेश, भूटान, भारत और म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका, थाईलैंड के इसमें क्या थे, युवा नेताएं आए थे इसमें। और फरवरी 2025 में क्या हुई, इसकी बिम्स्टेक की बैठक हुई थी, कहाँ पर, अहमदाबाद में। तो चलो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी स्पेशल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, क्या है, निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के ऑप्शन थे उसमें, तो उसमें ऑप्शन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती हैं, क्या है। बाकी आपने देखा होगा सारी नदियाँ क्या हैं, पूरब की ओर बहती हैं। आपने मैप देखा होगा भारत का, जैसे ये बना होता है, तो इसमें क्या है, भारत की जितनी भी नदियाँ सब इधर को बह रही हैं। किधर को बह रही हैं, जो आ रही है, कोई जहाँ से बह रही है, यहाँ पर बह रही है, यहाँ पर, सभी इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं सभी नदियाँ। पर मात्र 2 नदियाँ ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये क्या करती हैं, पश्चिम की ओर मतलब उल्टी बहती हैं। इनको उल्टी बहने वाली नदियाँ के नाम से भी जाना जाता है, नर्मदा और ताप्ती को। तो ये दोनों प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ हैं और अरब सागर में क्या है, गिरती हैं। कहाँ पर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था नगरपालिका किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो नगरपालिका किस अनुच्छेद में आता है, तो नगरपालिका भारत के संविधान अनुच्छेद 243 क्यू, क्या है, 243 क्यू और 243 जेड जी, किस में है नगरपालिका, 243 क्यू से 243 जेड क्यू में वर्णित है। तो संविधान का भी अच्छा रोल है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज, क्या है, प्रार्थना समाज की शुरुआत किस शहर में हुई। तो प्रार्थना समाज की शुरुआत किस शहर में हुई, मुंबई में हुई। किस में, मुंबई, यानी कि बम्बई में हुई, जो अब बम्बई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बम्बई के नाम से। और पूछ लेगा अब इसमें तो खाली कहाँ पर हुई ये पूछा है, मुंबई में हुई। अगर ये पूछ लेगा कब और कहाँ पर हुई, तो ये कब हुई थी, 1867 ईस्वी में। कब, 1867 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी ये, आत्माराम पांडुरंग, क्या, आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना, और 1867 ईस्वी में ये हुई थी। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी कि थर्ड शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के हमारे क्वेश्चन सारे हो गए। अब हम देखेंगे थर्ड शिफ्ट। तो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे आज की हम, कि कैसे कैसे आए थे। तो चलो, इसमें एक क्वेश्चन आया था कि फराजी, क्या है, फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। तो फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था, फराजी आंदोलन पूर्व बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। यह आंदोलन 19वीं सदी में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया फराजी आंदोलन, कब, एक तो बंगाल में हुआ था, पूर्वी बंगाल में, और 19वीं सदी में, और हाजी शरीयतुल्लाह, क्या है नाम, हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा शुरू किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में धार्मिक और सामाजिक सुधार लाना, क्या है, मुस्लिम समुदाय में धार्मिक और सामाजिक सुधार लाना इसका उद्देश्य था फराजी का। और यह आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल के ग्रामीण इलाके में क्या था, सक्रिय था। इसका प्रभाव किराएदारों के अधिकारों की रक्षा करने में भी देखा गया। क्या है, किराएदारों के जो अधिकार होते हैं, वो किराए पर रहते हैं जो भी लोग, उनके अधिकारों से संबंधित, रक्षा करने से संबंधित था फराजी आंदोलन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था टूथ ब्रश, क्या, टूथ ब्रश के ब्रिसल किसके बने होते हैं। जो टूथ ब्रश के ब्रिसल होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो आधुनिक टूथ ब्रश हैं जो हम माउथ वो करते हैं ना, दांतों को साफ़ करते हैं, उस वाले ब्रश की बात हो रही है। तो ब्रिसल जो है, ब्रश के जो बाल होते हैं, जो बाल देखे होंगे ना आपने, जैसे ये ब्रश है, ब्रश में जहाँ पर ये बाल होते हैं, ये वाले इसकी बात कर रहा है। तो ये ब्रश के बाल आमतौर पर नायलॉन से बने होते हैं, और यह एक सिंथेटिक फाइबर है। क्या है, नायलॉन है और सिंथेटिक फाइबर है, जो टिकाऊ और लचीला होता है, और पानी और टूथपेस्ट में घुलता नहीं है। क्या है, इसीलिए बनाया गया, पानी और टूथपेस्ट में घुले नहीं, जिससे टूथब्रश लंबे समय तक प्रभावी रहता है। तो ये नायलॉन का और सिंथेटिक फाइबर होता है। तो ये भी साइंस का ही क्वेश्चन होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो, क्या है, इसरो के NGLV, क्या है, NGLV की फुल फॉर्म क्या है।
तो इसरो का ये NGLV है। क्या है इसरो का NGLV की इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। क्या है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म होगी इसरो की, इसरो के इसके NGLV की। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद। क्या है कि हैदराबाद के निज़ाम ने किसकी प्रथम अपनाई थी? तो इससे क्वेश्चन है कि हैदराबाद के निज़ाम से संबंधित कोई क्वेश्चन था। तो क्या क्वेश्चन था? हैदराबाद के पहले निज़ाम ने, जिन्हें निज़ाम उल मुल्क या आसफ शाह, क्या है? आसफ जहाँ शाह, आसफ जहाँ प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये निज़ाम है हैदराबाद के पहले निज़ाम, इनका नाम आसफ जहाँ प्रथम था। उन्होंने 1724 ईस्वी में आसफ जाही वंश की स्थापना की। इन्होंने अपने नाम पर ही क्या एक वंश बनाया था, आसफ जाही वंश। तो इसकी 1724 में इन्होंने स्थापना की थी, और जिन्होंने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की और 1748 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। क्या है? हैदराबाद की जो स्थापना हुई थी जो निज़ाम ने की थी, तो और ये आसफ जाही वंश के इन्होंने इस अपने नाम पर ही एक वंश बनाया था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। साथियों, हैदराबाद अगर राज्य की स्थापना पूछी जाए, हैदराबाद शहर की, ये क्वेश्चन हैदराबाद शहर की अगर स्थापना पूछी जाए किसने की थी, तो कुली कुतुब शाह ने। क्या? कुली कुतुब शाह। तो हैदराबाद की अगर राज्य की स्थापना पूछी जाए तो हैदराबाद राज्य की स्थापना ये 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने की थी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हैदराबाद के निज़ाम से संबंधित क्वेश्चन था, क्लियर नहीं था क्या था क्या नहीं, इसीलिए उसमें थोड़ी कन्फ्यूज रह गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वोडाफोन कंपनी भारत में कब आई? तो जो वोडाफोन की कंपनी है, अब तो खैर वोडाफोन और आइडिया का क्या है, विलय हो गया है, VI बन गई है, V से वोडाफोन और I का आइडिया, तो ये VI हो गया है। बस VI, ये वोडाफोन और आइडिया में अकेले में दम नहीं रहा, इसीलिए ये दोनों आपस में मिल गई हैं। तो वोडाफोन कंपनी 2007 में भारत में आई थी, और 2007 में वोडाफोन ने हचिसन SR में 67% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसके बाद हच ब्रांड को वोडाफोन ब्रांड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो कब आई थी वोडाफोन की कंपनी? जो भारत में आई थी 2007 में आई थी। ये क्वेश्चन पूछा है इसमें कि भारत में वोडाफोन की कंपनी कब आई, तो 2007 में आई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडे वंश। क्या है? पांडे वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? क्या है कि पांडे वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो पांडे वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुर्रम थी। क्या थी? कुर्रम थी, और यह नाडु नामक जिले के समूह में विभाजित थी। किसमें थी? नाडु नाम का कोई जिला था, उसमें विभाजित थी, जो बदले में वलनाडु में संगठित थे। क्या है? वलनाडु में संगठित थे। तो पांडु वंश की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी क्या थी? कुर्रम। क्या थी? कुर्रम। तो चलो ये इतिहास का ही क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग किससे संबंधित है? कि राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस नदी पर स्थित है? क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस नदी पर स्थित है? तो ये परिचालन राष्ट्रीय जलमार्ग जो NW, क्या है? NW 10 यानी अम्बा नदी, और NW 53 जो है कल्याण ठाणे मुंबई जलमार्ग, और वसई क्रीक और उल्साह नदी। ये वाला जो NW 53 है, जो 53 है, ये तो कहाँ पर है? मुंबई, ठाणे और कल्याणपुर राजमार्ग जलमार्ग के नाम से जाना जाता है, जो उल्हास नदी पर है, उल्हास नदी पर। और 10 की बात हो रही है, जो NW जो नेशनल जलमार्ग 10 कहाँ पर है? अम्बा नदी पर। किस है? अम्बा नदी पर है। यही हमारा क्वेश्चन था कि अब किस नदी पर है? अम्बा नदी, उसमें ऑप्शन था अम्बा नदी। और दे रखें, आप देख सकते हो विस्तार से कि 91, 83, ये सब, ये 73 जो जलमार्ग 73 नर्मदा नदी पर है, और जलमार्ग 91 है, ये शास्त्रीय जलीय नदी पर है, शास्त्रीय नदी पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1। क्या है? आदित्य L1 मिशन किस उद्देश्य के लिए किया गया? तो आदित्य L1 मिशन ये क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य था सूर्य का अध्ययन करना। क्या था? आदित्य L1 का जो मिशन था, इसका मुख्य उद्देश्य था सूर्य का अध्ययन करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि केरल सरकार ने, क्या है? केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों को
नामांकन करने की कौन सी योजना शुरू की है? तो केरल सरकार ने आदिवासी जो प्रवासी आदिवासियों के जो बच्चे हैं उनके लिए आंगनवाड़ी में दाखिला दिलाने के लिए एक ज्योति कल्याण योजना, क्या है इस योजना का नाम? ज्योति कल्याण योजना। ज्योति कल्याण योजना जो केरल सरकार ने आदिवासियों के बच्चों के लिए क्या है, पढ़ाई से संबंधित चलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि यदि कोई वस्तु, ये साइंस का क्वेश्चन है, किसका है? साइंस का। यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति के 4 गुना अधिक चलती है तो उसे क्या कहेंगे? यदि कोई वस्तु है जो ध्वनि की गति से क्या है 4 गुना तेज चलेगी तो उसको क्या कहेंगे? सुपरसोनिक। क्या कहेंगे? यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना तेज चल रही है, मतलब ध्वनि की स्पीड तो आप सुनी होगी, नेक देर में पहुंच जाती है बहुत तेज, तो सुपरसोनिक कितनी होती होगी? ये देखो सुपरसोनिक की स्पीड कितनी होती होगी, तो 4 गुना स्पीड को क्या कहेंगे? सुपरसोनिक। यह सुपरसोनिक। तो धन्यवाद साथियों, सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सटीक और 100% आपको एनालिसिस मिलेगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, कल का एनालिसिस दिखाएंगे आपके लिए। धन्यवाद साथियों, और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कब है।